Hello and welcome to my YouTube channel Scholars and Curious and Physics is obviously for curious ones। मैं मोनिका श्रीवास्तव आज आपके लिए लेकर आई हूँ सॉलिड स्टेट वीडियो लेक्चर्स की सीरीज में लेक्चर नंबर 13 और आज हम अपने इस लेक्चर में डिबाई मॉडल की बात करेंगे जो कि मॉडर्न मॉडल है टू एक्सप्लेनिंग द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सॉरी दैट मैंने काफ़ी दिन लगा दिए ये वीडियो लाने के लिए। आई एम sorry for that because I was stuck between many things, so I got late. And secondly, you guys are just phenomenal because you are supporting me, you are liking my videos and sharing it too. Please keep sharing, and if you have not subscribed the channel yet, please do subscribe and press the bell icon so that you can get notifications of new videos. So let's start. Today's video is all about specific heat capacity, thermal energy, lattice vibrations, heat capacity and all, and we will talk briefly about Debye's model, which is the quantum model or the latest model to explaining about specific heat capacity of solids. So let's start our today's talk with thermal energy and lattice vibrations. As you guys know, what is the thermal energy? हम ये सभी जानते हैं कि जो एटम्स हैं क्रिस्टल में वो स्टेबल नहीं होते अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशंस पर। वो एटम्स हमेशा वाइब्रेट करते रहते हैं, ये मैंने आपको बताया है। ये जो वाइब्रेशनल मोशन होता है ये वाइब्रेशनल वेव्स को प्रोड्यूस करता है और इस वाइब्रेशनल मोशन की वजह से ही सॉलिड का जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज होता है। तो जो एनर्जी इन वाइब्रेशंस के साथ जुड़ी होती है उसे ही हम थर्मल एनर्जी बोलेंगे। ये एक तरीका है इसे समझने का, या फिर हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हम किसी सॉलिड को हीट देंगे तो वो जो एनर्जी है वो थर्मल एनर्जी है, वो सॉलिड में जो लैटिस वाइब्रेशंस को बढ़ाएगी और जो एटम्स हैं वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाएंगे। तो this is the fact. Now let's move ahead. A knowledge of the thermal energy is fundamental to obtaining and understanding many of basic properties of solid. Now a relevant question is, how do we calculate this thermal energy? हम इस थर्मल एनर्जी को कैलकुलेट कैसे करेंगे और हम ये भी जानना चाहेंगे कि कितनी थर्मल एनर्जी कौन से टाइप के एटम्स में, मेटल, कंडक्टर या सेमीकंडक्टर में किस इलेक्ट्रॉन में कितनी थर्मल एनर्जी है, किस तरह से हम इस थर्मल एनर्जी को कैरी कर सकते हैं फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। सो ये सब चीजें, और ये जो थर्मल एनर्जी है ये सॉलिड की थर्मल प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है। सॉलिड की थर्मल प्रॉपर्टीज की जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे सॉलिड की स्पेसिफिक हीट या हीट कैपेसिटी के बारे में। तो चलिए हम पढ़ते हैं अबाउट स्पेसिफिक हीट और हीट कैपेसिटी। सो लैटिस वाइब्रेशनल कंट्रीब्यूशन टू द हीट कैपेसिटी। जो थर्मल एनर्जी जनरेट होती है वो सॉलिड में लैटिस वाइब्रेशंस को इंक्रीज करती है या प्रोड्यूस करती है, जो कि हीट कैपेसिटी में अपना कंट्रीब्यूट करते हैं। सो the thermal energy is dominant contribution to the heat capacity in most solids. In non-magnetic insulators, it is the only contribution. Some other contributions like conduction electron in metal and semiconductors, obviously metals और semiconductors में conduction electrons है हमारे पास, and the magnetic ordering in magnetic materials. So the calculation of vibrational contribution to the thermal energy and heat capacity of a solid has two parts. First one is evaluation of contribution of a single vibrational mode and summation over the frequency distribution of the modes. तो हमारे लिए किसी भी सॉलिड की थर्मल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए दो पार्ट्स हैं जिनको हम फॉलो करेंगे। ये 1 और 2 आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे। हम इसको फॉलो करेंगे और हीट कैपेसिटी अदर एटसेट्रा की वैल्यूज निकालेंगे। ये कुछ सीपी का डाटा है जो कि इट इज T इक्वल्स टू 298 केल्विन इस टेम्परेचर पे है। सीपी की सभी वैल्यूज जूल पर मोल पर डिग्रीज में हैं। तो अलग अलग टाइप के सॉलिड्स जैसे कॉपर के लिए
क्या होता है सीपी, क्या होता है सबसे पहले मैं ये बता दूं, सीपी होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। अच्छा, तो कॉपर के लिए कितना होता है 24.5, एल्यूमिनियम के लिए 24.4, लाइक सिल्वर के लिए 25.5, टिन के लिए 26.4। तो इस टेबल से आप ये देख पाते हैं कि जो अलग अलग टाइप के सॉलिड्स हैं, ये सभी मेटल्स हैं और नॉन मेटल्स हैं। तो जो अलग अलग टाइप के सॉलिड्स हैं उनके लिए सीपी की वैल्यू भी अलग अलग है एट द सेम टेम्परेचर, ठीक है। तो इसका मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वेरी करती है, ठीक है, फ्रॉम सॉलिड टू सॉलिड। नाउ हमने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में, पिछले 2 वीडियोस लेक्चर्स जो मेरे आए, उसमें हमने क्लासिकल थ्योरी ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स पढ़ा, जो कि था हमारा ड्यूलोंग पेटिट लॉ, ठीक है। और फिर हमने पढ़ा उसके नेक्स्ट वीडियो में आइंस्टीन मॉडल, जो कि मॉडर्न थ्योरी ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड था। बट दोनों ही मॉडल्स रूम टेम्परेचर पर या हाई टेम्परेचर पर एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज से मैच कर रहे थे, हम ये देख पा रहे थे। लेकिन दोनों ही मॉडल्स लो टेम्परेचर पर जो है एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को फॉलो नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हमें नए मॉडल की जरूरत पड़ी, जो कि डिबाई मॉडल है, जिसको कि हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले flashback means here are some stuff about explaining what we have read out till now. So the classical theory of heat capacity of solid is like we were considering the average energy for 1D oscillators, which we were considering using the law of equipartition of energy, which is equal to kT. Okay. So the average energy per atom regarded as a 3D oscillator is 3 kT. Obviously अगर एक के लिए kT है तो 3 के लिए 3 kT. And consequently the energy per mole, तो energy per mole कितना हो गया 3 NkBT, which is 3 nRT. ओके, सो यहाँ पे जो n है वो एवोगाड्रो नंबर है, एंड Na एंड Kb जो है वो Na और Kb दोनों ही कांस्टेंट है, तो ये दोनों मिलकर R बन जाते हैं। ऐसा हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी देखा था, तो हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। तो ये जो ड्यूलोंग पेटिट का लॉ चल रहा है, हमारा क्लासिकल थ्योरी चल रही है, इसके अकॉर्डिंग हमने जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू गेन की थी वो थी Cv इक्वल्स टू 3R, ठीक है। इसे मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, आप वो वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं अच्छे से समझने के लिए, और जो कि एक फिक्स वैल्यू थी। लेकिन ये क्लासिकल थ्योरी हमें क्या बता रही थी कि ये जो वैल्यू है सीवी की, ये सभी टेम्परेचर्स पे इतनी ही रहती है। मींस अगर आप सीवी और टी के बीच में ग्राफ बनाओगे तो आपको हमेशा यही ग्राफ मिल रहा है, मींस अ कांस्टेंट वैल्यू विच इज 3R। ओके, so these were the results from our classical theory, but these were wrong, क्योंकि जब टेम्परेचर वेरी करता है तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम भी वेरी करती है। तो वो कैसे, उसे समझाने की कोशिश की थी फिर आइंस्टीन ने, जो कि हमारी मॉडर्न थ्योरी थी, आइंस्टीन हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड। आइंस्टीन ने क्या किया कि क्वांटम थ्योरी का सहारा लिया, और he made the simplifying assumption that all 3n vibrational modes of 3D solid of n atoms had the same frequency, so that the whole solid had a heat capacity 3n times. So Cv क्या हो गया, kb थीटा अपॉन टी का होल स्क्वायर e रेज़ टू द पावर थीटा ओवर टी e रेज़ टू द पावर थीटा ओवर टी -1 का होल स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन कहां से आया, अगर आपको इसका डेरिवेशन देखना है तो आपको लास्ट वीडियो लेक्चर जरूर देखना होगा, और आई होप कि आप वो वीडियो लेक्चर देखकर ही ये वाला वीडियो लेक्चर देखें, जिससे कि आपको बहुत अच्छे समझ में आए और आपके लिए अलग अलग मॉडल्स को कंपेयर करना भी इजी हो जाएगा फिर, क्योंकि आप शुरुआत से जब चीजें देखते हैं तो बाद में जब स्टफ थोड़ा थोड़ा हार्ड होता जाता है तो वो आपको उतना हार्ड लगता नहीं है और आपको समझ में आ जाती हैं चीजें। सो दिस इज द वे। और इस मॉडल में हमने सभी एटम्स को इंडिपेंडेंट ऑसिलेटर्स की तरह से ट्रीट किया था, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इंडिपेंडेंट ऑसिलेटर्स की तरह से ट्रीट किया था। इंडिपेंडेंट ऑसिलेटर का मतलब हो गया ये एक एटम है, ये ऑसिलेट कर रहा है, तो इस एटम के ऑसिलेशन की वजह से उसके आसपास कोई एटम है जो नेबरिंग एटम्स हैं उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये हमने ट्रीट किया था इन आइंस्टीन मॉडल।
ये जो मॉडल था इसने हमें हाई टेम्परेचर के लिए और लो टेम्परेचर के लिए दो अलग अलग वैल्यूज दी थी। ठीक है, जो हाई टेम्परेचर की वैल्यूज थी वो हमारे ड्यूलोंग पैटिट लॉ के अकॉर्डिंग ही थी, जो कि 3 एन के बी इक्वल्स टू 3 आर। ये हाई टेम्परेचर के लिए सीवी की वैल्यू थी, विच इज एक्चुअली राइट अकॉर्डिंग टू द एक्सपेरिमेंटल थियोरी, ओके, अकॉर्डिंग टू द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। बट एट लो टेम्परेचर आइंस्टीन का जो अजम्पशन था वो गलत हुआ, क्योंकि लो टेम्परेचर पर देखिए इस फॉर्मूला में एक बार फिर से जब हम लो टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो एक्सपोनेंशियल टर्म आएगी और आइंस्टीन के अकॉर्डिंग एक्सपोनेंशियली स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी टेम्परेचर घटाने के साथ साथ घटेगी। मींस जैसे जैसे हम लो टेम्परेचर्स पर आएंगे एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगी वो। ठीक है, तो जो ग्राफ्स आ रहे थे आइंस्टीन थ्योरी के अकॉर्डिंग वो कुछ ऐसे थे जो आपको यहां दिख रहे होंगे स्क्रीन पर। बट एक्सपेरिमेंटली ये रिजल्ट्स गलत निकले, क्योंकि एक्सपोनेंशियली वैल्यूज डिक्रीज नहीं हो रही हैं। ये जो डिक्रीमेंट है ये T3 लॉ को फॉलो कर रहा है, T3 लॉ को फॉलो कर रहा है। एक्सपेरिमेंटली ऐसा हो रहा है, मीन्स जब जीरो की तरफ जा रहे हैं तो ये वैल्यूज अचानक से जीरो हो जा रही है अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये आइंस्टीन मॉडल का एक ड्रॉबैक था। सेकंड ये था कि आइंस्टीन ने जो अजम्पशन किया वो था एटम्स एज इंडिपेंडेंट ऑसिलेटर्स, बट जब हम अभी मॉडर्न थ्योरी पढ़ेंगे, डिबाई मॉडल पढ़ेंगे, तो हमें पता चलेगा कि इंडिपेंडेंट ऑसिलेटर्स का अजम्पशन जो था आइंस्टीन का वही गलत था, क्योंकि नेबरिंग एटम्स पर किसी एटम के वाइब्रेशन की वजह से कुछ इफेक्ट होता है जो कि आइंस्टीन ने कंसीडर नहीं किया था। ठीक है, तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थे आइंस्टीन थ्योरी के लिए, इसलिए हमें नया मॉडल पढ़ना पड़ा जो कि था डिबाई मॉडल। सो थर्मल एनर्जी एंड हीट कैपेसिटी डिबाई मॉडल। डिबाई मॉडल अगर हम पढ़ेंगे तो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, हमें बहुत अच्छे से डेंसिटी ऑफ स्टेट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाने की कोशिश करूंगी कि डेंसिटी ऑफ स्टेट्स होता क्या है, और मैं कोशिश करूंगी कि आप मेरे साथ जुड़ें और इसे उस तरीके से समझें। तो आप वीडियो को लगातार देखिए और आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि मैं डेंसिटी ऑफ स्टेट से शुरुआत कर कर डिबाई मॉडल के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालूंगी। तो आई होप आपको समझ में आएगा। So let's start. According to quantum mechanics, if a particle is constrained, the energy of particle can only have special discrete energy values. Like we can see in this graph. It is like क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग अगर कोई पार्टिकल है तो ये उसकी एनर्जी स्टेट्स हैं। पार्टिकल यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ। सो ये हमने पढ़ा है क्वांटम मैकेनिक्स में। ठीक है, इट कांट इंक्रीज इनफाइनाइटली फ्रॉम वन वैल्यू टू अनदर एंड इट हैज टू गो अप इन स्टेप्स। अगर आपको यहां से यहां जाना है तो क्या करना होगा, यहां से पहले यहां जाना होगा, फिर आप यहां से, मीन्स स्टेप वाइज आपको जब ऊपर जाना है तो स्टेप वाइज आपको जाना होगा। ओके, दीज स्टेप्स कैन बी सो स्मॉल डिपेंडिंग ऑन सिस्टम दैट द एनर्जी कैन बी कंसिडर्ड एज कंटिन्यूअस, बट ऑन एटॉमिक स्केल द एनर्जी कैन ओनली जंप बाय डिस्क्रीट अमाउंट फ्रॉम वन वैल्यू टू अनदर। लेकिन एटॉमिक स्टेट पर जो एनर्जी है वो एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू पर डिस्क्रीट जंप कर सकती है। मींस देखिए, क्वांटम के अकॉर्डिंग ये डिफाइनाइट एनर्जी लेवल्स हैं, आपको अलग अलग शो हो रहे हैं। स्टेप्स स्मॉल कर दिए हमने, अब ये जो डिस्टेंस है ये कम हो गई। कुछ स्टेट्स जो हैं वो हमें बहुत पास पास नजर आ रही हैं। ठीक है, एनर्जीज कंटिन्यूअस कब बोलेंगे, जब हम डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रहे हैं कि ये एनर्जी स्टेट अलग है, ये अलग है। मींस ऐसा लगता है कि मिनी, ये कॉन्टिनम लगता है, एक कॉन्टिन्यूअस, एक बैंड जैसा लगता है। ठीक है, इसे समझने की कोशिश कीजिए। एटम्स में जब आप एटॉमिक स्केल की बात करते हैं तो आपके लिए इनडिफाइनाइट एनर्जी लेवल्स को स्टेप बाय स्टेप क्रॉस करना एक्सपेरिमेंटली इज नॉट
possible because steps are so small and energy is continuous, so we will consider this. अब हम जब इस पूरे स्ट्रिप को, इस पूरे बैंड को क्रॉस करेंगे, यहां से सीधा एनर्जी स्टेट यहां पर एटम आ गया। तो ये है जो बेसिक है डेंसिटी ऑफ स्टेट्स के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। In some cases, each particular energy level can be associated with more than one different state. Okay, you know that the energy level is said to be degenerate. अगर किसी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल के लिए एक से ज्यादा स्टेट्स होती हैं किसी फंक्शन की, वेव फंक्शन की, तो वो एनर्जी लेवल क्या कहलाता है? डिजेनरेट कहलाता है। तो द डेंसिटी ऑफ स्टेट्स को रो ई से डिनोट करेंगे हम, ये आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, माइंड में रखना है। सो द डेंसिटी ऑफ स्टेट्स रो ई इज द नंबर ऑफ डिस्क्रीट स्टेट्स पर यूनिट एनर्जी इंटरवल, एंड सो दैट द नंबर ऑफ स्टेट्स बिटवीन एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन प्लस डी एप्सिलॉन विल बी रो एप्सिलॉन डी एप्सिलॉन। मतलब हम एक रेंज में यानी एप्सिलॉन से लेकर एप्सिलॉन प्लस डी एप्सिलॉन तक डेंसिटी ऑफ स्टेट्स निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, अब मैं डेरिवेशन शुरू कर रही हूं, ध्यान से देखिए। देयर आर टू सेट्स ऑफ वेव्स फॉर सोल्यूशन लाइक रनिंग वेव्स एंड स्टैंडिंग वेव्स। दो तरह के सॉल्यूशंस हो सकते हैं किसी भी वेव्स के लिए, रनिंग वेव्स के लिए या स्टैंडिंग वेव्स के लिए। तो जब हम रनिंग वेव्स के लिए बात करेंगे तो रो अपना यहाँ पर है, यहाँ पर सभी पॉजिटिव वैल्यूज ऑन राइट साइड, यहाँ पर सभी नेगेटिव वैल्यूज which were on left side. These allowed k wave numbers correspond to the running waves. All positive and negative values of k are allowed by means of periodic boundary condition. And when we are playing boundary condition, like आप किसकी बात कर रहे हैं? इस तरह से किसी क्वांटम सिचुएशन की बात कर रहे हैं जिसमें आपके पास यहाँ पर बहुत सारे कॉन्टिन्यूअस एनर्जी लेवल्स हैं। ओके, इसको आप दिमाग में रखिए। सो बाय मीन्स ऑफ पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशन L इक्वल्स टू Na इक्वल्स टू पी लैम्डा, ये आपने क्वांटम में भी पढ़ा होगा। सो लैम्डा इक्वल्स टू Na अपॉन पी, और इसको आप क्या लिख सकते हैं? 2 पाई अपॉन के भी लिख सकते हैं। लैम्डा को ये हमें पता है क्योंकि के क्या होता है हमारा? 2 पाई अपॉन लैम्डा होता है। तो लैम्डा क्या हो गया? 2 पाई अपॉन के। तो Na अपॉन पी आ गया आपका, यहां से 2 पाई अपॉन के इक्वल रख दिया, तो के की वैल्यू क्या आ गई? 2 पाई अपॉन Na। ओके, सो के इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन, और Na को आप क्या लिख सकते हो? Na को आप लिख सकते हो L। ठीक है, Na को आपने L लिख दिया, और ये P यहाँ है, P यहाँ पे आ गया। P एक इंटीजर है, L लेंथ ऑफ 1D चेन है। ओके, these allowed wave numbers are uniformly distributed in K at a density of rho Rk between K and K plus dk। तो उसके लिए रनिंग वेव्स क्या बन गई? रो के डीके की बात कर रहे हैं, L अपॉन 2 पाई डीके, रो के डीके L अपॉन 2 पाई डीके। यहां स्टार लगा लीजिए, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। L अपॉन, ये कहां से आया? यहां से आया, की वैल्यू है ना यहाँ पे दोस्तों, तो यहां से आया ये। ठीक है, नाउ हमने अभी रनिंग वेव्स की बात करी, अब हम बात करते हैं स्टैंडिंग वेव्स की। सिचुएशन वही है। स्टैंडिंग वेव में क्या होता है? जैसे आपने किसी रस्सी को कसकर दोनों छोर से बांध दिया और आप उसे थोड़ा सा हिलाकर छोड़ देते हो तो वो बहुत देर तक वाइब्रेट करती है, तो उसमें जिस तरह की वेव्स जनरेट होती है फ्रेंड्स, वो स्टैंडिंग वेव्स होती है। तो वही अगर सिचुएशन है, आपने ऐसा रोप को दोनों तरफ कस के बांधा और यहां से उठा के छोड़ दिया, तो ये इस तरह से वाइब्रेट करेगी। ठीक है ना, तो कुछ ऐसा आपको पैटर्न मिलेगा, ये स्टैंडिंग वेव्स का पैटर्न होता है। ठीक है, in some cases it is more suitable to use standing waves chain with fixed ends because both the ends are fixed in any lattice chain। so हमारे लिए सुटेबल है कि हम स्टैंडिंग वेव्स को ही यूज करें। तो स्टैंडिंग वेव्स को यूज करने के लिए वी विल हैव एन इंटीग्रल नंबर ऑफ हाफ वेवलेंथ इन द चेन। हमारे पास एक इंटीग्रल नंबर होगा जो चेन के लिए हाफ वेवलेंथ को रखेगा। लाइक वहां हमने क्या किया था? L इक्वल्स टू, देखिए लास्ट, L इक्वल्स टू Na विच इज इक्वल्स टू P लैम्डा। यहां हम करेंगे L इक्वल्स टू L लैम्डा बाई 2। ठीक है, ये हम कंसीडर कर रहे हैं स्टैंडिंग वेव्स के लिए। K हमारा क्या होता है? 2 पाई अपॉन लैम्डा, K की वैल्यू आ गई N पाई अपॉन L या 2 पाई N अपॉन 2L। ओके, these are allowed wave numbers for standing waves. Only positive values are allowed, like K equals to 2 pi P upon L
for running waves and k equals to pi p upon l for standing waves, because we are having an integral of half wavelength in chain in standing waves. तो ये आ गया आपका स्टैंडिंग वेव्स के लिए, ये आ गया आपका रनिंग वेव्स के लिए. याद रखना है स्टैंडिंग वेव्स के लिए ये वैल्यू जस्ट हाफ है रनिंग वेव से. These allowed k's are uniformly distributed between k and k plus dk at a density of rho k. Now standing waves के लिए density of states क्या हो जाएगा, l upon pi dk. तो running waves के लिए क्या था हमारा, l upon 2 pi dk. ओके ये आ गया. Now the density of standing wave states is twice that of running waves. However, in the case of standing waves only positive values are allowed. Then the total number of states for both running and standing waves will be the same in a range dk of magnitude k. The standing waves have the same dispersion relation as running waves, and for a chain containing n atoms there are exactly n distinct states with k values in range 0 to pi by a. रनिंग स्टैंडिंग वेव्स के जो रिलेशन होते हैं वो रनिंग वेव्स के बिल्कुल सेम होंगे. हम रनिंग वेव्स के लिए एक कंडीशन लगाएंगे, जो के वैल्यूज होंगी वो एनर्जी रेंज एप्सिलॉन से एप्सिलॉन प्लस डी एप्सिलॉन के बीच में होंगी और 0 टू पाई बाई ए के बीच में होंगी. ओके नाउ चलिए आते हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट्स की तरफ. डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का जो हमारा फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, बेसिकली वो होता है रो k इक्वल्स टू डी एन अपॉन डी के. तो यहां से डी एन क्या आ जाएगा आपका, रो के डी के. सिंपल है, रो के डी के आएगा ऑब्वियसली. तो देखिए आपको फॉर्मूला ऊपर शो हो रहा होगा, डी एन इक्वल्स टू रो के डी के, या अगर इसको फ्रीक्वेंसी रेंज में लिखे तो यही बन जाएगा आपका जी ओमेगा डी ओमेगा. हमने कुछ नहीं किया, जस्ट इसको फ्रीक्वेंसी रेंज में लिखा है. चूज स्टैंडिंग वेव्स टू ऑब्टेन जी ओमेगा. तो यहां से जी ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए रो के डी के और डी ओमेगा आ जाएगा अपॉन में. ठीक है, तो ये आ गया आपका. लेट्स रिमेंबर डिस्पर्शन रिलेशन फॉर 1D मोनोटॉमिक लैटिस. आप याद कीजिए हमने 1D मोनोटॉमिक लैटिस पढ़ा था, उसके लिए हमने डिस्पर्शन रिलेशन निकाला था. जो हमारे फाइनल रिजल्ट्स थे वो ये थे. आई होप आपको याद आ रहा होगा. ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 4k अपॉन m साइन स्क्वायर k a बाई 2. जब आप इसका अंडर रूट कर देंगे तो यू विल गेट ओमेगा इक्वल्स टू 2 अंडर रूट k अपॉन m साइन k a बाई 2. चलिए आगे मूव करते हैं. डी के अपॉन डी ओमेगा की अगर आपको वैल्यू निकालनी है, यानी कि अगर आप इस ओमेगा की बात करेंगे, इस ओमेगा की, तो बेसिकली आप डी ओमेगा अपॉन डी के की वैल्यू निकालेंगे. डी ओमेगा अपॉन डी के की वैल्यू आ जाएगी, आप इसका जस्ट इनवर्स करेंगे और यहां पुट कर देंगे. ओके तो इसका के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन कीजिए. जब आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो यू आर गेटिंग दिस वैल्यू. ओके आप जस्ट इस वैल्यू को यहां पुट करेंगे एंड यू आर गेटिंग जी ओमेगा इक्वल्स टू रो के 1 अपॉन ए अंडर रूट के अपॉन एम कॉस के बाई 2. आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा. देखिए ये वैल्यू है. ओके नाउ ये आ गई हमारी जी ओमेगा की वैल्यू. अब जस्ट हमें इसको सिंप्लीफाई करना है. वी नो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 एंड वी आर गेटिंग कोस एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स. वी आर जस्ट डूइंग सम मैथमेटिक्स. We are getting cos k by 2 equals to under root 1 minus sin square k by 2, and we are putting the value of cos k by 2 here and just doing multiplication and division by under root 4 और जस्ट हमने इसको सिंप्लीफाई किया है. तो यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा. ओके चलिए आगे बढ़ते हैं. अब याद कीजिए हमारे लिए स्टैंडिंग वेव्स के लिए जो फॉर्मूला था रो के डीके का, रो के डीके इक्वल्स टू एल डीके अपॉन पाई, जहां एल था हमारा एन ए. डिस्पर्शन रिलेशन है हमारा ओमेगा स्क्वायर 4k अपॉन एम साइन स्क्वायर k बाई 2 और मैक्सिमम वैल्यू है इसकी 4k अपॉन एम. ओके ये सब चीजें हमें ध्यान है. तो हम आगे बढ़ते हैं और हम जो जी ओमेगा की वैल्यू है रो के की वैल्यू वहां से रखेंगे. लाइक व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ जी ओमेगा जो हमने अभी निकाली थी पीछे, ये यहां पर. ठीक है तो जस्ट वी आर पुटिंग दैट वैल्यू एंड वी आर गेटिंग ट्रू डेंसिटी ऑफ स्टेट्स. ओके अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं. ओमेगा मैक्सिमम इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ ओमेगा एंड हियर इज जी ओमेगा, और जी ओमेगा हमारा इतना आया अभी. सो ट्रू डेंसिटी ऑफ स्टेट्स बाय मींस ऑफ अबव इक्वेशन विल बी दिस.
Okay, this graph we are getting, and constant density of states is this graph. Okay, now true density of state tends to infinity at omega max equals to 2 under root k upon m. Yes, we are getting this. Since the group velocity d omega upon dk goes to 0 at this value of omega, constant density of state can be obtained by ignoring the dispersion of sound at wavelengths comparable to atomic spacing. Now, the energy of lattice vibrations will then be found by integrating the energy of single oscillator over the contribution of vibrational frequencies. हमें क्या करना है, जस्ट इसका इंटीग्रेशन करना है वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज के लिए। और आप सभी ये जानते हैं, आपने ये पढ़ा है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में भी पढ़ा है कि जब हम एज अ फोनोन कंसीडर कर रहे हैं, ऑब्वियसली वी आर कंसीडरिंग फोनोन्स और फोटोन्स, तो उनके लिए जो एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है वो ये होता है, ये आपने निकाला है। और उसके साथ ही जो हाफ एच कट ओमेगा है वो है हमारी 0 पॉइंट एनर्जी, जो कि ऐड हो जाएगी कॉन्टिन्यूस स्टेट के साथ, और जस्ट हमें जी ओमेगा डी ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई करना है। जी ओमेगा डी ओमेगा हमारा ये है, हम अभी निकाल के लाए हैं। तो चलिए, दिस इज 3D डेंसिटी ऑफ स्टेट सिस्टम। हम पहले इसे 2D के लिए करेंगे, फिर 3D के लिए करेंगे। सो कंसिडर अ क्रिस्टल इन शेप ऑफ 2D बॉक्स विद क्रिस्टल लेंथ ऑफ L. ओके, वी आर कंसिडरिंग दैट. Standing wave pattern for a 2D box is like this. What we are getting? Alternating plus and minus. This is the pattern of standing wave. We are getting this now. This much we are getting. So this is like that. Plus means maximum amplitude, minus means minimum amplitude. And इसका configuration जब हम k space में करते हैं, kx ky, ये x और y हमारा coordinate system जो है उसमें, और जब हम के स्पेस में करते हैं तो इट लुक्स लाइक दिस। तो ये जो आपका लेंथ L था, यहां पर ये जो L था, ये अब मिनिमम लेंथ पाई बाय L हो जाता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी रेंज में या के स्पेस में। लेट्स कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोड्स विद इन अ रेंज ऑफ वेव वेक्टर k. Standing waves will be of the form, yes, you know that from 11th standard. आपने 11th में ये पढ़ा होगा standing waves के लिए ये formula. Assuming the boundary conditions of vibration amplitude should vanish at edges of x equals to 0, y equals to 0, and x equals to L, y equals to L. Obviously, so kx we will choose rho pi upon L and ky p पाई अपॉन एल एल के वाई क्यू पाई अपॉन एल, जहां क्यू और पी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, आप यहाँ पे ए और बी भी ले सकते हैं। सो वो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है आपका स्टैंडिंग वेव पैटर्न, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है के स्पेस में। द अलाउड के वैल्यूज लाई ऑन अ स्क्वायर लैटिस ऑफ साइड पाई अपॉन एल। जो अलाउड वैल्यूज है वो किसी स्क्वायर जिसकी की साइड पाई अपॉन एल है उस पर लाई करेगी। These values will so be distributed uniformly with the density of L upon pi square per unit area, and this results can be extended to 3D. ओके, इसी को हम 3D में एक्सटेंड करेंगे। तो देखिए, हमने 2D में एक स्क्वायर को अज्यूम किया है, हम 3D में एक क्यूब को अज्यूम करेंगे जिसके लिए kx ky kz 3 डायरेक्शंस होंगी। और अब जो हमारा स्टैंडिंग वेव पैटर्न बनेगा वो रो के डी क्यूब के हो गया ऑब्वियसली। सो जब हमने रो के डी के निकाला था तो वो क्या था आपका L अपॉन पाई डी के, तो रो के डी क्यूब के क्या हो गया आपका L अपॉन पाई के होल क्यूब डी क्यूब के। ओके, दिस इज सो सिंपल एंड व्हाट वी आर गेटिंग, L क्यूब क्या होता है फ्रेंड्स? L क्यूब होता है वॉल्यूम, लेंथ का क्यूब, ऑब्वियसली वॉल्यूम, तो हमने यहाँ पे v लिख दिया, v यहाँ वॉल्यूम है, v अपॉन पाई क्यूब डी क्यूब के। डी क्यूब के की जो वैल्यू होगी वो होगी 1/8 4 पाई के स्क्वायर। ये 1/8 4 पाई के स्क्वायर क्यों है? क्योंकि देखिए इस डायग्राम से देखिए, जो आपका एक ऑक्टेंट होगा वो 8 पार्ट होगा। किसी भी स्फेयर में से आपने 8 पार्ट निकाल लिया, 8 पार्ट अगर आपने निकाल लिया तो उसके लिए आपका जो सरफेस एरिया है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, अगर आर रेडियस है, और ये स्फेयर जो है वो हम के रेडियस का अज्यूम कर रहे हैं तो 4 पाई के स्क्वायर डी के, और 1/8 पार्ट निकालना है तो 1/8।
और जस्ट आपको ये वैल्यू डी क्यूब के की यहाँ पुट कर देनी है. सो आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट रो के इक्वल्स टू वी के स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर. Rho k equals to Vk square upon 2 pi square is a new density of state defined as number of states per unit magnitude in 3D. So this equation can be obtained by using running waves as well. इसी equation को हमने standing wave से निकाला है, इसे आप running wave से भी निकाल सकते हैं. और इसे फ्रीक्वेंसी स्पेस में निकालने के लिए लाइक ओमेगा में निकालने के लिए, तो ओमेगा में पता जी ओमेगा इक्वल्स टू रो के डी के अपॉन डी ओमेगा. Let's find C at low and high temperature by means of using the expression of g omega. g omega हम पीछे निकाल कर आए हैं. चलिए हाई एंड लो टेम्परेचर लिमिट लगाते हैं हम इसमें. सो हमारा एवरेज एनर्जी क्या है पर ऑसिलेटर 3n kBt. Each of the 3n lattice modes of a crystal containing n atoms. आप जानते हैं स्पेसिफिक हीट क्या होती है, वन टाइम डिफरेंशिएशन विद टेम्परेचर ऑफ टोटल एनर्जी. सो ई बार का जब आप एवरेज एनर्जी का जब आप टेम्परेचर के एस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 3n kb. दिस रिजल्ट इज ट्रू ओनली एंड ओनली इफ h कट ओमेगा अपॉन kb टेंड्स टू थीटा. ओके, थीटा को आपने कंसिडर किया है. थीटा हमारा क्या है h कट ओमेगा अपॉन k b या k e या वट एवर. आइंस्टीन ने थीटा e लिखा था, डिबाई इसी एक्सप्रेशन को थीटा डी लिखेगा. At low T's only lattice modes having low frequencies can be excited from their ground states. लो टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं, तो लो टेम्परेचर पे क्या होता है, जो वही लैटिस मोड्स एक्साइट होंगे जिनकी फ्रीक्वेंसीज लो है. ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी मीन्स long wavelength means sound wave means omega equals to Vk means Vs equals to omega upon k. Vs is the speed of sound in lattice. So k upon omega equals to 1 upon Vs. dk upon d omega करेंगे तो 1 upon Vs and dk upon d omega की जो वैल्यू है ऑब्वियसली g omega की वैल्यू ये है, तो आप यहां से dk upon d omega की वैल्यू रख दीजिए at low temperature. Now there are two transverse Vs, one longitudinal acoustic branch we know. तो दो ट्रांसवर्स के लिए हम Vt स्क्वायर करेंगे ट्रांसवर्स वेव के लिए, और तीन लॉन्गिट्यूडनल या अकाउस्टिक वेव्स हैं. लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स दोनों हैं, तो हम Vt और Vl दोनों लिखेंगे. जस्ट ट्रांसवर्स वेव 2 है तो 2 अपॉन वीटी स्क्वायर कर दिया, और लॉन्गिट्यूडनल वेव 1 है तो 1 अपॉन वीटी क्यूब कर दिया. सो दिस इज सिंपल. सॉरी, दिस इज वीटी क्यूब एंड वीएल क्यूब, एंड वी आर जस्ट पुटिंग इट इन साउंड वेव्स. वीएस को हमने क्या लिखा, दो ट्रांसवर्स वेव्स थी तो 1 अपॉन वीएस क्यूब को जस्ट हम लिख रहे हैं 1 अपॉन दो ट्रांसवर्स वेव्स थी तो 2 अपॉन वीटी क्यूब, एंड प्लस 1 लॉन्गिट्यूडनल वेव थी तो 1 अपॉन वीएल क्यूब. ओके, सो दिस इज. चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. एंड नाउ वी नो दैट दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी वेयर हाफ h कट ओमेगा इज 0 पॉइंट एनर्जी. वी आर जस्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ जी ओमेगा डी ओमेगा. चलिए वैल्यू पुट कर दी, हमारे पास ये एप्सिलॉन आ गया. इसको सॉल्व करने के बाद जहां पर हमने, अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें x मानना पड़ेगा. h कट ओमेगा अपॉन केबीटी को हम x मान लेते हैं. यहां से ओमेगा इतना आ गया तो डी ओमेगा कितना आ गया, डी ओमेगा की वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे. ठीक है, तो हम x की टर्म में ले आए इसको. जब हम x की टर्म में लेके आए तो ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा शो हो रहा है. ठीक है, इसके बाद हम इसको सॉल्व कर रहे हैं धीरे धीरे इस इंटीग्रेशन को. तो के बी टी अपॉन एच कट की होल क्यूब अपॉन एच कट क्यूब, ये सब कॉमन वैल्यूज थी जिनको हम बाहर ला सकते हैं, तो इस वैल्यू को इंटीग्रेशन से बाहर कर दिया है, और सिर्फ इंटीग्रेशन इतनी ही वैल्यू का होगा एक्स के रेस्पेक्ट में. इंटीग्रेशन डायरेक्ट इंटीग्रल है तो डायरेक्टली वैल्यूज लिखी है पाई की पावर 4 अपॉन 15. ये वैल्यू आपको याद कर लेनी है. वैसे वैल्यू आई कहां से, आप ये भी देख सकते हैं. दिस इज द टॉपिक ऑफ मैथमेटिकल, सो ये भी सॉल्व हो सकता है. तो आप यहां तक पहुंच गए. चलिए अब आगे करते हैं. वी आर जस्ट पुटिंग दिस वैल्यू. दिस इज द EZ प्लस V अपॉन 2 पाई स्क्वायर, V अपॉन 2 पाई स्क्वायर, 1 अपॉन VL क्यूब प्लस 2 अपॉन VT क्यूब
दिस एक्सप्रेशन इज एज इट इज, और हमने इतने इतने पार्ट को सॉल्व किया था, तो जो इसकी वैल्यू आई थी वो हमने यहाँ पे पुट कर दी। ओके, अब हम जब टोटल एनर्जी की वैल्यू निकाल लेते हैं तो हमें पता है CV हमारा क्या होता है, डेल E ओवर डेल T। टोटल एनर्जी का टेम्परेचर के साथ डिफरेंशिएशन करना है तो कर दीजिए। ये आ गई आपके पास वैल्यूज एट लो टेम्परेचर 2/15 V पाई स्क्वायर अपॉन KB 1/VL क्यूब प्लस 1/2 VT क्यूब KB अपॉन H कट की होल क्यूब। लो टेम्परेचर्स की बात ही मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो लास्ट 2 थ्योरीज थी वो सिर्फ लो टेम्परेचर पे रॉन्ग हुई थी, हाई टेम्परेचर्स पे वो थ्योरीज बिल्कुल सही थी। अब आप देख रहे होंगे कि जो CV है, इस पूरी वैल्यूज को अगर मैं छोड़ दूं तो CV जो है वो T क्यूब के प्रोपोर्शनल आ रहा है। यहाँ से देखिए T क्यूब के प्रोपोर्शनल आ रहा है, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि लो टेम्परेचर पे जो है डिबाई मॉडल वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स तक पहुंच रहा है, T3 लॉ को फॉलो कर रहा है। सो हाउ गुड इज द डिबाई approximation at low temperature? So the lattice heat capacity of solids thus varies as T cube at low temperature. This is referred to as Debye T3 law. Figure illustrate the excellent agreement of this prediction with experiment for a non-magnetic insulator. This graph is for non-magnetic insulator. This graph is between C upon T and T square, which is also following the T3 line. We are getting just a straight line, and these are the good results. These results are from Debay's theory, which exactly match with the experimental results. So Debay's approximation is absolutely good at low temperature. This is the expression of specific heat capacity according to the Debye model at low temperature. The Debye interpolation scheme is the calculation of G omega is a very heavy calculation for 3D. So it must be calculated numerically, और ऐसा ही हमने किया। G omega का कैलकुलेशन जो है 3D के लिए बहुत ज्यादा लेंदी है, तो न्यूमेरिकली हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। एंड Debye obtained a good approximation to the resulting heat capacity by neglecting the dispersion of acoustic wave. हमने acoustic wave का dispersion को neglect किया था, Debye ने भी ऐसा ही किया था। सो ओमेगा इक्वल्स टू USK या VSK, ठीक है। आगे की चीजें आगे देखते हैं। द अप्रोक्सीमेशन हैज 2 मेन स्टेप्स। पहला स्टेप क्या था, अप्रोक्सीमेट द डिस्पर्जन रिलेशन ऑफ एनी ब्रांच बाय लीनियर एक्सट्रापोलेशन ऑफ स्मॉल के बिहेवियर। हमने स्मॉल के बिहेवियर के लिए ये पूरा स्टडी किया है, ये आपको याद रखना है। जो हमारा रेंज था वो 0 to ±π/a के लिए था। डिबाय अप्रोक्सीमेशन में जो हमने डिस्पर्जन रिलेशन माना उसमें हमने अकाउस्टिक वेव्स को कंसिडर नहीं किया था। तो बेसिकली आइंस्टीन अप्रोक्सीमेशन जो था वो हमारा ये है, ये ग्रीन वाली लाइन जो है, और जो हमारा डिबाई अप्रोक्सीमेशन था वो ये है, ये वाला, ठीक है। तो बहुत हद तक रिजल्ट्स बहुत अलग हैं। डिबाई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्वियसली न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो डिबाई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मैं आपको बता देती हूँ। एंश्योर द करेक्ट नंबर ऑफ मोड्स बाय इंप्रूविंग अ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा टी। करेक्ट नंबर ऑफ मोड्स हमें निकालने के लिए कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा डी की वैल्यू निकालनी पड़ती है। अबव विच देयर आर नो मोड्स द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज चूजन टू मेक द टोटल नंबर ऑफ लैटिस मोड्स करेक्ट। Since there are 3n lattice vibrational modes in a crystal having n atoms, we choose omega d so that हमें क्या करना है, just d omega g omega का g omega d omega को इंटीग्रेट करना है मिनिमम फ्रीक्वेंसी टू ओमेगा d डी बाई फ्रीक्वेंसी तक, विच इज कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। और जब हम जी ओमेगा की वैल्यू रख रहे हैं और इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, ये वैल्यू 3n के इक्वल होनी चाहिए, ऑब्वियसली 3n के इक्वल होनी चाहिए। इस वैल्यू को यहां से लिया ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा का, जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको मिलता है ओमेगा क्यूब बाय 3। आपने जो वैल्यूज कट होनी है वो हो जाती है कुछ अप्रोक्सीमेशन के बाद। यू आर गेटिंग जी ओमेगा अपॉन ओमेगा स्क्वायर एज दिस एंड जी ओमेगा इक्वल्स टू 9n अपॉन ओमेगा डी क्यूब ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से आपको कट ऑफ फ्रीक्वेंसी में इस वैल्यू को लिखना है, यानी अब आपको ओमेगा की जगह ओमेगा डी लिखना है। ये हमारा एनर्जी का एक्सप्रेशन था। जो वैल्यूज आपने लास्ट अभी तक डेराइव की हैं ओमेगा के लिए वो ओमेगा डी क्यूब में आई हैं। तो ओमेगा डी क्यूब में जब आप वैल्यू लिखते हैं तो यू आर गेटिंग द एनर्जी एक्सप्रेशन लाइक दिस।
इन दिस द फर्स्ट टर्म इज एस्टिमेट ऑफ जीरो पॉइंट एनर्जी, ये वाली टर्म जो है जीरो पॉइंट एनर्जी का एस्टिमेशन है, एंड ऑल टी डिपेंडेंस इज इन सेकेंड टर्म। द हीट कैपेसिटी इज ऑब्टेन्ड बाय डिफरेंशिएटिंग अबव इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर ऑब्वियसली। तो हीट कैपेसिटी निकाल लीजिए इस एक्सप्रेशन से भी, आपके लिए हीट कैपेसिटी आ गया ये वाला डीई ओवर dt किया। तो अब हम इस कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रल को वही x मान लेते हैं, अभी जो हमने काम किया है सेम करना है। डी ओमेगा अपॉन डी एक्स आ गया के टी अपॉन एच कट, ओमेगा आ गया के टी एक्स अपॉन एच कट, डिवाइड टेम्परेचर मैंने कहा था जिस तरह आइंस्टीन के लिए थीटा ई आया था, एच कट ओमेगा अपॉन के ई उन्होंने कंसिडर किया था, सॉरी के बी, उसी तरह एट कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज ओमेगा डी द टेम्परेचर बिकम्स द डिवाइड टेम्परेचर थीटा डी इक्वल्स टू एच कट ओमेगा डी अपॉन के बी। तो जो स्पेसिफिक हीट का आपका जो फाइनल एक्सप्रेशन है वो ये होगा, सी डी इक्वल्स टू 9 kb t अपॉन थीटा डी क्यूब इंटीग्रल 0 टू थीटा डी ओवर टी x4 एक्सपोनेंशियल x dx अपॉन एक्सपोनेंशियल x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसके लिए हम हाई और लो टेम्परेचर का लिमिट निकाल लेते हैं। तो t व्हेन t इज ग्रेटर देन थीटा डी यानी हाई टेम्परेचर लिमिट, तो हाई टेम्परेचर लिमिट पे हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 3R आना चाहिए। ड्यूलोंग पैटेट लॉ और आइंस्टीन लॉ को फॉलो करना चाहिए डिबाई मॉडल को भी। तो ऑब्वियसली e की पावर x का आप एक्सपांड कर दीजिए, यहां पर आप एक्सपांशन लिखिए तो ये वैल्यू आ गई न्यूमेरिकली एक्स स्क्वायर का जब आपने इंटीग्रल किया तो यू आर गेटिंग 3n kb। यस, दीज रिजल्ट्स आर आल्सो मैचिंग विद एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, यानी हाई टेम्परेचर के लिए अभी तक सही है। लो टेम्परेचर पे गड़बड़ थी ना, लो टेम्परेचर पे देखते हैं। जब टेम्परेचर व्हेन टेम्परेचर इज लो फॉर लो टेम्परेचर द अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रल इज इनफाइनाइट, द इंटीग्रल इज नोन देन अ नोन इंटीग्रल ऑफ, ये इंटीग्रल आपका, क्योंकि ये इंटीग्रल इनफाइनाइट हो जाता है तो हम ये डायरेक्ट वैल्यू रख रहे हैं 4/4 अपॉन 15, जो कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को इस तरह से फॉलो कर रहा है। आप देख सकते हैं कि सी डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया टी क्यूब, यानी कि T3 लॉ को फॉलो कर रहा है। सो दिस इज द लैटिस हीट कैपेसिटी ड्यू टू डिबाई अप्रोक्सीमेशन स्कीम। ओके, इसी के लिए हमने लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर के लिए वैल्यूज निकाल ली। अब डिबाई थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारा ग्राफ क्या है, देखिए 3R वैल्यू है एट रूम टेम्परेचर एंड हाई टेम्परेचर, दैट इज ट्रू। जब हम लो टेम्परेचर पे आते हैं तो ये वैल्यू T3 लॉ को अब फॉलो कर रही है, तो ये डिबाई मॉडल के अकॉर्डिंग जो है हमारा ग्राफ है, एंड दिस इज जस्ट मैचिंग दी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। डेंसिटी ऑफ स्टेट्स के कर्व्स हैं वो अलग अलग, सॉलिड्स के अलग अलग हो सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू ऑल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। मैं कुछ बता देती हूँ हमारे नेक्स्ट वीडियो के बारे में। जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो उसमें मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊंगी जो भी हमने अभी तक पढ़ा है सॉलिड स्टेट फिजिक्स में। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड, कीप शेयरिंग, कीप वर्किंग हार्ड, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।